इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फ्री ज्ञान ऑन लोन पर। जैसा कि जानते हैं, आज का एक शेड्यूल सेट नहीं था, लेकिन कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे, मेरे दोस्त थे, जो मुझसे समय समय पर अपने प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज इसी बारे में हम आपको लेकर यहाँ हैं अपने इस फेसबुक पेज पर। एनीवे, तो मेरे पास पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ उन सभी प्रश्न के बारे में जो आज मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, मेरे सामने आए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपने सभी जो प्रश्न हैं, अगर कुछ पूछना चाहें तो मैसेंजर के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और मैं उनका साथ के साथ में आपको जवाब देता रहूँगा। तो आज एक प्रश्न आया था मेरे सामने, मैं ये ले लेता हूँ ताकि आपको भी नॉलेज मिलती रहे, और कुछ पूछना हो तो आप साथ के साथ मुझसे पूछ भी सकते हैं। ये एक मिस्टर विशाल हैं, मेरे क्लाइंट हैं पुराने। उनके किसी दोस्त ने मुझसे यह बात की आज सुबह कि जिस घर को वो ख़रीदने जा रहे हैं उस पर पहले से ही लोन चल रहा है, तो ये लोन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसका क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आप ये समझ लें कि जिस घर को खरीदने जा रहे हैं उस पर अगर पहले से लोन है, तो इसका मतलब ये है कि जिस बैंक ने भी या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है उस घर को जिसे खरीदने की आप बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी कुछ मायने में, कुछ हद तक, मैं इसमें बोलूँगा 90% तक वो सेफ़ है। 100% नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी कुछ एक लॉजिक्स हैं, कुछ वजह हैं। बट 90% तक वो श्योर हम इसे कह सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से सेफ़ है। इसके पीछे थोड़ा सा 10% का मार्जिन मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो लोन किस बैंक से चल रहा है या किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चल रहा है, इसके ऊपर कुछ बेसिक चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे आपके आधार हाउसिंग फाइनेंस है, हीरो फाइनेंस है, या कुछ दूसरी कंपनीज हैं, टाटा कैपिटल्स हैं, इनकी फाइनेंस करने की अपनी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो कुछ अलग होती हैं। और जबकि हम मल्टीनेशनल बैंक्स की तरफ हम जाते हैं तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अलग हो जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टी के बिहाफ पर, कि प्रॉपर्टी की लीगल टेक्निकल की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाते हैं तो उनकी अपनी कुछ लीगल टर्म्स होती हैं। तो इनकी अलग अलग टर्म्स हो जाने की वजह से मैं यहाँ पर 90% कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर ये लोन अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चल रहा है, यानी किसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से चल रहा है, तो उसके लिए वो 100% ठीक है। बट अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर आप जाते हैं किसी मल्टीनेशनल बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में, तो वहाँ पे टर्म्स चेंज हो सकती है। उनके हिसाब से 90% श्योर है, बट 100% ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके टर्म्स अलग अलग हैं यहाँ पर। बट एनबीएफसी में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर एनबीएफसी चल रहा है तो एनबीएफसी से ही अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आ सकती। खैर, तो प्रश्न ये था कि पहले से अगर कोई यहाँ पर लोन चल रहा है कंपनी से, एनबीएफसी कंपनी से, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एनबीएफसी को। तो एनबीएफसी से अगर लोन चल रहा है और आप भी लोन के लिए सोच रहे हैं, तो उसे एक सीधी सा एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज करने जा रहे हैं उसका 30 लाख की उसकी वैल्यू है। 30 लाख का आपका सौदा हुआ था यहाँ पर। और जिस बैंक से लोन चल रहा है पहले से, जिससे आप खरीदने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उसने 20 लाख रुपए का लोन फाइनेंस कराया हुआ है किसी भी फाइनेंस कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से। हम यहाँ आधार हाउसिंग ले सकते हैं, हीरो फाइनेंस ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं कंपनी से। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं इसे आधार से। तो अगर आधार से उन्होंने लोन ले रखा है प्रॉपर्टी पर, और वहाँ पे 20 लाख का लोन लिया था, जिसे चलते हुए कुछ साल निकल चुके हैं, 5 7 8 10 साल जा चुके हैं। आउटस्टैंडिंग हमारा है 15 लाख रुपए के लिए। आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं 30 लाख रुपए के लिए। तो 15 लाख रुपए का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है पहले वो क्लियर करना होगा। वो आपको क्लियर नहीं करना है, वो क्लियर करना है या तो जिससे आप खरीदने जा रहे हैं वो करेगा, या अगर वो नहीं कर पाने की सिचुएशन में है, वो ये मना कर देता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो उसका तरीका ये है कि आप खुद भी उसे ख़त्म कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि क्योंकि आप भी फाइनेंस पर आप जा रहे हैं, तो आप अपने बैंक को अप्रोच करेंगे, या उस एनबीएफसी में जहाँ पर भी आप लोन के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप उन्हें ये बताएं कि आप जिसे परचेस करने जा रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं उस पर ऑलरेडी लोन चल रहा है 15 लाख रुपए का, 30 लाख की आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं। तो
आपकी इनकम के अकॉर्डिंग क्या एलिजिबिलिटी बनती है वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ इस वक्त अभी आपसे। हम ये मान लेते हैं कि हाँ भाई 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, उस पर 80% बैंक आपको फाइनेंस करने के लिए राजी हो जाता है, यहाँ पर रेडी है आपको। तो 30 लाख का अगर हम 80% बात करें तो वो 24 लाख रुपये बनता है। तो यहाँ पर बैंक क्या करेगा कि 24 लाख रुपए के लिए फंडिंग करेगा, फाइनेंस के लिए ओके करेगा, और लेकिन उसमें ये बताया जाएगा कि 24 लाख रुपए में से 15 लाख रुपए क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बैंक ए के पास जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उस पार्टी के, तो बैंक यहाँ पे दो चेक बनाएगा, एक बनाएगा पार्टी ए के नाम पर, एक बनाएगा पार्टी बी के नाम। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं पार्टी ए वो जिससे आप घर खरीदने जा रहे हैं, जो सेल कर रहा है, और हमारा जो क्लाइंट है वो बी मतलब बायर्स है एक तरीके से, वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है यहाँ पे। तो अब बैंक जो है वो क्या करेगा कि दो चेक बनाएगा यहाँ पर। दोनों ही चेक जो है वो बनेंगे उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का, एक 15 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट का चेक बनेगा उस कंपनी के नाम जहाँ से लोन हमारी जो पार्टी है ए ने ले रखा है, उस बैंक के नाम। और दूसरा जो चेक बनेगा, मतलब 24 लाख में से अगर 15 चले जाते हैं, यहाँ पे बचते हैं 9 लाख रुपए, तो 9 लाख का जो अमाउंट जो बनेगा यहाँ पे वो चेक बन जाएगा इस पार्टी के नाम से, यानी कि जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं दो चेक बनेंगे, एक चेक उस बैंक के नाम जहाँ से प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से ही मॉर्गेज है यानी कि लोन चल रहा है, तो वहाँ पर 15 लाख का चेक वहाँ चला जाएगा, और बाकी का जो 9 लाख का चेक का अमाउंट है वो उस पार्टी को मिल जाएगा उसके नाम से, जिससे आप घर खरीदने जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि ये होगा कैसे, प्रोसेस क्या है, मैं उसका वो भी आपको जानकारी यहाँ पर दे देता हूँ। अगर यहाँ पे 24 लाख रुपए फाइनेंस किया जा रहा है प्रॉपर्टी के ऊपर, और ऑलरेडी मॉर्गेज चल रही है ब्लैंक एक से, तो 15 लाख रुपए वहाँ चला गया। उस आउटस्टैंडिंग को क्लियर होने के बाद में फिर प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है, वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मिलेगी इस बैंक को जहाँ से आपने फाइनेंस के लिए अप्रोच किया है। आप, मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, अगर आपने आईसीसी बैंक में आप गए हैं और आईसीसी बैंक के पास जो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट का जो चेक रहेगा वो जाएगा पार्टी ए के पास वापस, सो दैट वो एक नई रजिस्ट्री फेवर में दे इस पार्टी के जिस जो भी प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं। तो वो रजिस्ट्री की कॉपी भी आईसीआईसी बैंक के पास वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें दो चेक बन गए यहाँ पर, एक पार्टी के नाम जो 9 लाख रुपए का रहेगा, और 15 लाख का जो चेक का जो अमाउंट है वो बनेगा जहाँ से लोन चल रहा था। तो वहाँ से वो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई और 9 लाख का चेक मिल जाता है इस पार्टी को जिससे प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बातचीत करूँ तो वो एक अलग सेगमेंट है, वो एक अलग बात है, मैं उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ।